जय हिंद साथियों। हम लोगों की आज हिंदी की क्लास थर्ड है और हम लोग हिंदी के विकास पे चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग हिंदी के विकास पे हम लोग कल पहुंचे थे। कहाँ पे पहुंचे थे? तो हम लोग पहुंचे थे भारतीय आर्य भाषाओं की बातचीत कर रहे थे। तो हम लोग आज भारतीय आर्य भाषा को परिभाषित करते हैं। भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो हमारी भाषा बोली जाती है, मतलब क्या नाम, भारत में बोली जाती है जैसे भारोपीय भाषा जो ये बोली जाती है। भारत में चार बोली जाती है। कौन सी कितना बोली जाती है? सबसे अधिक भारोपीय बोली जाती है। सबसे अधिक बोली जाती है भारोपीय। चार बोली जाने वाली भाषाएं हैं जिनमें से नंबर 1 पे है भारोपीय। भारोपीय कितनी बोली जाती है? तो 73% ऑल इंडिया में। नंबर 2 पे कौन सी होती है? तो नंबर 2 पे होती है आपकी, नंबर 2 पे होती है द्रविड़। नंबर 2 पे होती है द्रविड़। द्रविड़ कितनी बोली जाती है? तो 25% जो है, 25% लोग, मतलब ऐसे समझिए 25% ऑल इंडिया में द्रविड़ बोलते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन सी है आपकी? तो थर्ड नंबर पे है आपकी, द्रविड़ के बाद में है अस्ट्रिक। और अस्ट्रिक को कितने लोग बोलते हैं? तो 1.3% लोग बोलते हैं। और उसके बाद में है उसका भारोपीय, द्रविड़, अस्ट्रिक। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है अपनी तिब्बतीय चीनी तिब्बत। क्या? चीन तिब्बती ये कितनी बोली जाती है? तो ये 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारतीय आर्य भाषा के भाग। भारतीय आर्य भाषा, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है? तो इसको हम बताते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी बात 3 पार्ट में बांटा गया है? इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा, कालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। यदि इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो इसके टाइम पीरियड की हम लोग बात करते हैं, तो इसके टाइम पीरियड की बात करें तो कितने से चला है? तो ये जो प्राचीन आर्य भाषा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल चला है। उसके बाद में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला है। और उसके बाद में 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से अब तक ये किसका कार्यकाल है? तो ये इसका कार्यकाल है, आधुनिक आर्य भाषा का। अब उसके बाद में इसके जो प्राचीन आर्य भाषा है
प्राचीन आर्य भाषा में क्या हुआ, प्राचीन आर्य भाषा में दो चीजें हुई हैं, दो चीजें लिखी गई। प्राचीन आर्य भाषा को चाहे पार्ट के हिसाब से लिख ले, चलिए पार्ट के हिसाब से ही लिख रहे हैं, पूरा डायग्राम ही बना रहा हूँ। तो प्राचीन आर्य भाषा जो है इसमें क्या हुआ है, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक, अरे वैदिक आई है, एक वैदिक संस्कृत हुई है, वैदिक संस्कृत, संस्कृत, और दूसरी हुई है लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत हुई है और दूसरी क्या हुई है, तो दूसरी हुई है लौकिक संस्कृत। इसका जो कार्यकाल है, वैदिक संस्कृत का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से, इसका वैदिक संस्कृत का कार्यकाल है भाई, टोटल इतने तो टाइम पीरियड है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हाँ 1500 से माइनस में चलेगा ना, तो 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड चला। और उसके बाद में इसका लौकिक का, जो लौकिक का टाइम पीरियड है, लौकिक का कितना चला है, तो 1000 से लौकिक का चला है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये दोनों टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो एक का कार्यकाल इतना चला है, तो 1500 से 1000 चला, एक का 1000 से, उसके बाद में 500 तक ईसा पूर्व तक इनका दोनों का कार्यकाल चला है। अच्छा, जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत को किस नाम से पुकारा जाता है, वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने किस नाम से पुकारा है, तो पाणिनि के अनुसार वैदिक संस्कृत को जो हम कहते हैं वैदिकी, वैदिकी या छांदस कहते हैं, क्योंकि इसमें छंदों, वेद छंद पुराणों की बात हुई है, तो इसको हम वैदिक संस्कृत को हम छांदस कहते हैं। इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है, तो वैदिक संस्कृत का नाम है छांदस, वैदिकी या छांदस, वैदिकी या छांदस। अच्छा, ये नाम किसने दिया है, सबसे बड़ी बात होती है कि नाम, एक छांदस नाम है या वैदिकी नाम है, ये नाम किसने दिया है, तो ये जो नाम दिया है, नाम देने वाले कौन है, तो नाम देने वाले जो है महर्षि पाणिनि जी, इन दोनों को नाम देने वाले हैं। उसके बाद, इसके बाद में लौकिक संस्कृत को इन्होंने क्या कहा है, तो लौकिक को इन्होंने क्या कहा है, लौकिक को, इसको इन्होंने संस्कृत कहा है, लौकिक को क्या कहा है, तो संस्कृत, संस्कृत कहा है, और इसी को इन्होंने भाषा, भाषा भी इसे ही कहा है। अब भाई, जो हम लोग मतलब वेदों की रचना इसमें हुई है, और वेदों की रचना इसमें हुई है, और संस्कृत, इसको भाषा से, इससे मतलब हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसी से, इसी संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसी संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको भाषा कहा गया है। उसके बाद में, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, प्राचीन आर्य भाषा की बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। नंबर 2 है आपकी मध्यकालीन आर्य, मध्यकालीन आर्य भाषा। अच्छा, मध्यकालीन आर्य भाषा में, अब इसी मध्यकालीन आर्य भाषा से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसी मध्यकालीन आर्य भाषा से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है, देखिए, हिंदी की उत्पत्ति मध्यकालीन आर्य भाषा से कैसे हुई है, तो पहले पाली, पाली आई, पाली को हम लोग क्या कहते हैं, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। उसके बाद में है एक नंबर, दूसरे नंबर पे आई आपकी प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में आई अपभ्रंश, उसके बाद में आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में होती है अपभट्ट, अपभ्रंश के बाद में आई आपकी अवहट्ट, अवहट्ट। इसी अपभ्रंश से ही, इसी अपभ्रंश से ही हमारी अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हमारी
मातृभाषा हिंदी की उत्पत्ति हुई है। देखिए इसका टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो, इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 500 ईसा पूर्व से इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब ये आगे को चलने लगा भाई, अभी तक ईसा पूर्व था, अभी इसमें पाली जो है प्रथम प्राकृत है, इसको भारत की प्रथम देश भाषा का दर्जा मिला है। भारत की ध्यान रखना है कि पाली को भारत की प्रथम देश भाषा का दर्जा, इसे लेके 1 ईस्वी, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईस्वी से इसका टाइम पीरियड क्या है 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। और इसके टाइम पीरियड की बात करें यानी इसके अवहट्ट के टाइम की पीरियड की बात करें तो क्या है इसके 500 ईस्वी से, इसका टाइम है 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक, ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। अच्छा यदि हम अवहट्ट के अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और अवहट्ट की बात करें तो ये 900 से ही आ गया था, 900 से। अच्छा एक चीज और है, देखो इसमें पाली भाषा में क्या है, पाली भाषा पहला जितने महात्मा बुद्ध जी ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं सभी पाली भाषा में दिया है। प्राकृत में क्या है, महावीर स्वामी ने जितने उपदेश दिए हैं प्राकृत में, ये हिंदी इसके उत्पत्ति हुई। उसके बाद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की आदि जननी कहा गया है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। और ये क्या नाम, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तो हिंदी का विकास जो है, हिंदी का विकास हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो कैसे हुआ है, हम लोग हिंदी के विकास पे चर्चा करने वाले हैं। हिंदी के विकास पे चर्चा करने वाले हैं। तो महर्षि स्वयंभू जी हैं, जो कवि स्वयंभू ने हिंदी का विकास स्वयंभू ने हिंदी का सदी के मध्य माना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ये बात सबको पता है कि संस्कृत ही मतलब इसकी आदि जननी है। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ, ये बात भी सबको पता है। भी हिंदी भाषा का विकास बताएंगे तो उसमें आप सब लोग देखेंगे। स्वयंभू ने हिंदी का विकास 8वीं से 13वीं सदी के मध्य माना है। स्वयंभू महर्षि एक स्वयंभू है, उन्होंने हिंदी का विकास 8वीं से 13वीं सदी के मध्य माना है। अच्छा हम लोग संस्कृत हिंदी के विकास की बात करते हैं तो देखिए पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, फिर हिंदी आई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो कैसे संस्कृत हिंदी का विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हिंदी का विकास है ही तो उसकी बात कर रहे हैं तो देखिए पहले संस्कृत से क्या हुआ, पाली। इसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है। पाली से प्राकृत इसमें महावीर गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए, इसमें महावीर स्वामी ने प्राकृत से अपभ्रंश अच्छा अपभ्रंश, और उसके बाद में अपभ्रंश से क्या हुआ, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट के बाद में
अभट्ट के बाद में क्या हुआ? हिंदी। हिंदी कौन सी? प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी। हिंदी। और उसके बाद में अपनी हिंदी का विकास हुआ, लेकिन हम लोग प्रारंभिक हिंदी पढ़ते हैं। इसके बाद में अपनी हिंदी का विकास हुआ। प्रत्येक भाषा जो है भाषा करती है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।